तो आज के आपके करंट अफेयर्स 17 जून 2021 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है ड्रोन रेगुलेशंस इन इंडिया। देखो अब धीरे धीरे ना जो गवर्नमेंट है वो आज दो करंट अफेयर ड्रोन्स के रिगार्डिंग ही आए हुए थे इस बार में। अगर आपको ये चीज आ भी जाए, एक तो जो आपकी वैक्सीन डिलीवरी है, ड्रोन्स एक बहुत बड़ा हमें एडवांटेज दे सकती है, वो है वैक्सीन डिलीवरी, खासकर बहुत ही रिमोट एरियाज में जहां पे आपकी रोड्स या आपका जो नेटवर्क है वो अच्छे से नहीं जाता, क्योंकि आपके इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्राइबल्स भी हैं। जो आपके हिल स्टेट्स हैं वहां पे तो वैसे कई जगहों पे सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई, तो इंस्टेड कि वहां पे जितना डिले जा रहा है या जो आपके ट्रक्स को जाने में डिले लगता है, आपके ड्रोन्स जल्द से जल्द सामान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स को लैंड होने के लिए भी कम जगह चाहिए, ठीक है, या उसे ओवर ऑफ करवा के नीचे बस पैकेट ड्रॉप कर सकते हो। तो ठीक है, तो एक तो हम वैक्सीन के लिए इसे यूज करने लगे, हम वैक्सीन के लिए ड्रोन्स को यूज करेंगे कि वैक्सीन की डिलीवरी हो सके। दूसरी चीज जो आपका NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कंपल्सरी कर दिया है कि अब से जो भी नेशनल हाईवेज बनेंगे उनकी सर्वे के लिए ड्रोन्स यूज करने ही पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आपका कोई भी हाईवे बनेगा अलग अलग स्टेजेस पे होगा, ठीक है, कि लेट्स सपोज पहले जमीन एक्वायर हो गई है, फिर उसका सर्वे हो चुका है, उसके बाद पहली फाउंडेशन ले हो चुकी है। जितनी बारी तुम जिस जिस स्टेज पे, मतलब होता क्या है जब आपका NHAI आपका कॉन्ट्रैक्ट देता है ना कि आपने ये सड़क बनानी है, पेमेंट्स ऐसे आती होती हैं कि ये स्टेज पूरी करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो होता क्या है, वो सारी स्टेजेस को अब सर्वे के थ्रू, एरियल सर्वे के थ्रू भी मार्क किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके इंडिया के अंदर एक और भी पोर्टल है। आपके इंडिया के अंदर कोई भी चीज जो बनती है, कोई भी जो प्रोजेक्ट बनता है, वो सारे के सारे ना उन्हें जियो टैग किया जाता है। अब जियो टैग क्या होता है? जियो टैगिंग, जियो टैग ऐसी चीज है जो तुम भी यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, डेली भी तो नहीं, मतलब करते ही होगे। जब कहीं पे बैठ के चेक इन डालते हो इंस्टाग्राम के ऊपर या लोकेशन डालते हो कि ये फोटो यहाँ पे क्लिक हुई है या ऊपर, वो जियो टैगिंग होती है। तुम एक तरह से बता रहे हो कि ये फोटो यहाँ पे क्लिक हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि देखो पहले क्या होता था, जैसे वो जोक बना हुआ था कि ये पुल दिख रहा है, तो कहते कौन सा पुल, कि नक्शे पे देखो, दिख तो रहा है। तो वो एक्चुअली ये जो करप्शन थी कि पेपर के ऊपर सब कुछ होता था पर एक्चुअली कुछ नहीं दिखता था, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया गया है कि आपके जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के अंदर आपके जितने भी ये ब्रिजेस या कोई कुछ भी सरकार द्वारा बनाया जाता है ना, अब उसे जियो टैग करना कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि अगर तुम चेक करना चाहो कि लेट्स सपोज कितने रेजरवायर बने हैं या कुछ भी कितना भी बना है, एक इंडिया का पोर्टल है भूवान, BHUVAN, भूवान, भूवान पोर्टल है, BHUVAN, यहां नहीं लिखा हुआ, अलग से लिखना चाहते हो तो लिख लो भूवान। भुवान पोर्टल के ऊपर तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन, इंडिया का ये ना सेंट्रलाइज पोर्टल है जियो टैगिंग का, सारे इंडिया के जितने भी मैप्स हैं, जो एरियल मैप्स बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी, ये मतलब जैसे मैंने ये बताया अंडरग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ मिलेगा, आपके रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, कोल के, आयरन के, हर चीज के, उन सबके मैप्स इसके ऊपर डाले हुए हैं, ठीक है। और इंडिया ने जो अपना सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया है, इंडिया का अपना सैटेलाइट नेटवर्क का नाम क्या है? जैसे हम जब यूज करते हैं, हम GPS यूज करते हैं, वो तो अमेरिका का है, नाविक। इंडिया का अपना खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक, NAVIC कैपिटल में, ठीक है, नाविक। जो इंडिया है, इंडिया का जो मैप है उससे 5000 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में वो हाई डेफिनेशन की फोटो कवरेज देता है। अगर तुमने नाविक के थ्रू कोई भी फोटो देखनी है, वो भी भुवान के पोर्टल के थ्रू ही दिखती है, ठीक है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कंपलसरी कर रही है कि आपके जितने आप फोन आने आगे फ्यूचर में आप खरीदोगे, 2021 से ये रेगुलेशन आ रही है, मतलब इन्फोर्स हो गई है कि अब जो भी फोन आएंगे उनमें बाय डिफॉल्ट GPS नहीं होगा, उनमें बाय डिफॉल्ट अब नाविक चलेगा पहले,
अगर तुम इंडिया से बाहर जाते हो तभी जीपीएस का सिग्नल आएगा, नहीं तो नाविक आएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट करने की कोशिश करें। पर ड्रोन्स के रिगार्डिंग थोड़े दिन पहले एक एडिटोरियल भी था ड्रोन्स की, कल ही था, कि हमने ड्रोन्स की जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाई है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो एक्चुअली ये ना एक इमर्जिंग मार्केट है। देखो, आपकी जब भी इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, सनराइज और सनसेट। सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब है वो इंडस्ट्रीज जिनका अभी टाइम आ रहा है, जो अभी इमर्ज कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, सनराइज है वो। ठीक है, जैसे कि आपका आईटी सेक्टर, अभी पैसे पीक पीरियड नहीं आया कमाने का, अभी भी बूम कर रहा है वो पीरियड। पर जैसे कि आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, या आपकी ये आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज होगी, ये सनसेट है। इन्होंने पिछली सेंचुरी में मैक्सिमम प्रॉफिट जितने कमाने थे उस पर रीच कर चुके हैं। अब आने वाले टाइम पे इनके प्रॉफिट्स बढ़ने नहीं वाले, गिरने ही वाले। तो ड्रोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री मानी जा रही है जो सनराइज इंडस्ट्री है, जो आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आप इसका पोटेंशियल देखो, जो आपकी प्राइवेट कंपनीज है, लेट्स सपोज अमेज़न जैसी कंपनीज, वो पार्सल डिलीवरी के लिए यूज कर सकती हैं। कई जगहों पे आपके पिज्जा डिलीवरी भी बाय ड्रोन होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन। ये सारा एक तरह से ट्रैफिक रोड से गायब होता जाएगा ना, तो इसका भी तो फायदा पड़ेगा। ठीक है, पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनानी शुरू कर दी। इंडिया ने 2018 में पॉलिसी बनाई, ड्रोन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके अंडर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उसके अंडर ये सारी की सारी मतलब उन्होंने पास किए थे। इसके अंडर सबसे पहले तो जो फॉरेनर्स हैं उन्हें इंडिया के अंदर ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। तो कोई भी फॉरेनर तो इंडिया में ड्रोन उड़ा ही नहीं सकता, सिर्फ इंडियंस उड़ा सकते हैं। अगर किसी फॉरेनर ने उड़ाना है तो उन्हें किसी इंडियन कंपनी से लीज पे लेना पड़ेगा ड्रोन, और वो फिर उड़ा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि हर ड्रोन की कैटेगरी बना दी है, और उस कैटेगरी के मुताबिक उनकी हाइट फिक्स कर दी है। जैसे कि सिर्फ एक ड्रोन जिसे रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड है, वो सबसे छोटी कैटेगरी जो नीचे देखोगे, नैनो ड्रोन है। ठीक है, नैनो ड्रोन, ये जितने ड्रोन्स की आपकी जितनी भी ये कैटेगरीज हैं, तो ये आपकी कैटेगरीज बाय वेट बनाई हुई है। जो आपके 250 ग्राम 250 ग्राम से हल्के ड्रोन्स है, जो बहुत ही छोटे साइज के ड्रोन्स होते हैं, ये आपके नैनो ड्रोन्स हैं। और ये जो नैनो ड्रोन्स हैं, इन्हें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, पर बाकी जितनी कैटेगरीज हैं, चाहे वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, इन सब में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन का मतलब है, देखो जैसे तुम कार रजिस्टर करते हो, तुम्हें हम कोई भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी रजिस्टर करते हैं, नंबर प्लेट लग जाती है ना। इन सबके साथ ही नीचे ना कंडीशंस, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इनके अंदर क्या क्या है वो फिट की हुई है। जैसे इन सबके अंदर जीपीएस होना चाहिए, रिटर्न टू होम का ऑप्शन होना चाहिए, एंटी कोलिजन लाइट होनी चाहिए, आईडी प्लेट, ये एक तरह से नंबर प्लेट है, वो होनी चाहिए। ठीक है, फ्लाइट कंट्रोलर विद डेटा लॉगिंग कैपेबिलिटी। डेटा लॉगिंग का मतलब है कि तुम किस रूट पे फ्लाई करके आए हो, वो अपने आप फाइल हो जाए उसमें। ठीक है, और RFID टैग और उसके अंदर सिम डालने की प्रोविजन होना चाहिए। ये हम सिम क्यों डालना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी इसके अंदर रुकावट की चीज है। इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, नीचे करके लिखा हुआ है इस प्लेटफॉर्म का नाम, उसे कहते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट में भी है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। सबसे लास्ट पॉइंट में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या है कि देखो, सबसे बड़ी रेगुलेशन क्या है, तुम्हारे पास इस चीज की फ्रीडम नहीं है कि तुम कब ड्रोन उड़ाना चाहते हो। इंडिया ने ये लिमिटेशन बना दी है कि अगर लेट्स सपोज तुम्हें ड्रोन उड़ाना है, तुम्हें सबसे पहले इस डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करना पड़ेगा, अपनी पूरी फ्लाइट का टाइम, कितना टाइम तक फ्लाई करना है, कहां फ्लाई कर रहे हो, वो सब सारी डिटेल भरनी है, सेंड करना है। जब वहां से परमिशन आएगी तुम तभी जाके ड्रोन उड़ा पाओगे। अब इसी कारण, अब मतलब तुम चाहे फॉर्म फिल कर दो और उसके बाद उड़ाना शुरू कर लो, सरकार को क्या पता चलता है? सरकार इसी कारण इनके अंदर सिम डलवाना चाहती है।
वो सिम ऑटो मैसेज रिसीव करेगा, मतलब ड्रोन उड़ेगा ही तब जब उसे परमिशन मिल जाएगी, नहीं तो वो ड्रोन उड़ेगा ही नहीं, ठीक है, वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा। हाँ जी, तो बेसिकली वो रजिस्टर नहीं करते ना, देखो हाँ इस पॉलिसी के हिसाब से चल रहे। अगर तुम बिना इसे रजिस्टर किए चलाते हो, नैनो ड्रोन को छोड़ के, नैनो इंडिया में ज्यादातर जो ड्रोन है ना वो नैनो ही है। बड़े साइज के ड्रोन्स इंडिया में बहुत ही सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज में, पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 3, 3.5, 4, 5 लाख के पड़ जाते हैं वो आते आते, तो वो बहुत ही बड़े और महंगे ड्रोन्स हैं। तो आम मार्केट में तभी सी जो आपकी मार्केट्स होती है ना, वो उसी तरीके से चीजें खरीदती हैं जिस तरीके से कंज्यूमर होगा। उन्हें पता है इंडिया में कोई भी, मतलब सबसे सस्ते वाले भी 1,00,000 1.5 लाख के हैं, जो माइक्रो ड्रोन्स भी हैं, तो पता है कोई नहीं खरीदने वाला, आम बंदा तो कोई नहीं खरीदने वाला, तो कहेगा यार इतना तो क्या ही शौक है, ठीक है 15 मिनट की फ्लाइट के लिए मैं लाख रुपए लगा दूं, ठीक है। तो इस चीज के कारण ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है, तो ये कमर्शियल में है ज्यादातर। पर आपकी गवर्नमेंट हर ड्रोन को रेगुलेट करना चाहती है, चाहे वो आपका पर्सनल है चाहे वो आपका कमर्शियल है। वो बस अभी के लिए ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ही एक तरह से बेसिकली पहले तो यही तैयार नहीं है अभी तक, तो अभी तक ये परमिशन का कोई सिस्टम नहीं है, सिम का कोई स्लॉट नहीं आता उनके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, होता क्या है, यही तो परमिशन होती है, इतने तो ड्रोन्स कितने हो जाएंगे। और दूसरा तभी तो एंटी कोलिजन लाइट्स लगा रहे हैं इनके अंदर। सी ड्रोन्स आपके ऑलरेडी इतने स्मार्ट हैं कि कहीं जाके टकराते नहीं है। अगर जो ये बड़े साइज के थोड़े ड्रोन्स है ना, इनके अंदर ऑलरेडी एंटी कोलिजन के तो फीचर आते हैं, ये कहीं पे भी तुम फ्लाई कर रहे हो अगर इनके आगे कुछ भी आ गया ये वहीं पे हवा में रुक जाते हैं। तो एंटी कोलिजन यही है कि टकराएंगे नहीं एक दूसरे से। और वैसे भी फिर अलग अलग हाइट पे परमिशन, अगर लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली आज भी आपके जो प्लेन्स होते हैं उन्हें अलग अलग हाइट अलॉट की जाती है कि तुम इस हाइट पे उड़ोगे, तुम इस हाइट पे उड़ोगे, तभी तो कोई एयरप्लेन एक दूसरे से टकराता नहीं, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है, मतलब लाइसेंस्ड पायलट है तो इसलिए, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ये आपका पूरा का पूरा ड्रोन्स की रेगुलेशन है इंडिया। तो अगर आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स में पूछा जाए तो ड्रोन रेगुलेशन में एक साइड पे हम पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए, देखो ड्रोन से कंसर्न क्या है कि हर अगर पर्सन के पास ड्रोन अवेलेबल है वो तो किसी के ऊपर किसी के घर के आसपास भी उड़ा देगा, तो तुम्हारी प्राइवेसी को खतरा है। दूसरी साइड पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, अगर तुम्हारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर से कोई उड़ा के लेके जा रहा है वो तो अंदर सब कुछ देख सकता है, तो आपके लिए रेगुलेशन जरूरी भी है। पर दूसरी साइड पे जब कोई चीज इनोवेट हो रही है और तब तुम रेगुलेट करना शुरू करते हो, तुम इनोवेशन को किल कर देते हो, क्योंकि फिर हर कोई रेगुलेशन पेपर वर्क में फंसा रह जाएगा, तो वो अपने आप वो चीज डाई डाउन कर देती है। तो हमें इन दोनों को तुमने बैलेंस करके वो करना, ठीक है। नेक्स्ट इज डीप ओशन मिशन। सो इंडिया के जो हमारे यूनियन कैबिनेट है उसने पैसे अलॉट कर दिए हैं इंडिया के डीप ओशन मिशन के लिए। ये बहुत सालों से इंडिया में पेंडिंग पड़ा है ये मिशन, और ये इंडिया के लिए बहुत जरूरी है ये मिशन। डीप ओशन मिशन है क्या, देखो आपके हम ओशंस की जो बिल्कुल सरफेस है ना नीचे जाके, अभी भी हमने जो अलॉट किया है हमने 6 किलोमीटर नीचे तक जाने के लिए अलॉट किया। हर आम कंट्री इतनी डेप्थ तक नहीं जा सकती, ना आपकी सबमरीन्स भी इतनी डेप्थ तक नहीं जा सकती होती। इनके लिए स्पेशल व्हीकल्स बनाने पड़ते हैं, स्पेशल रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि जितना तुम पानी के अंदर जाते हो, होता क्या है कि ऐसे क्यों है कि सबमरीन्स की भी लिमिट होती है, सबमरीन्स को डिफाइन किया जाता है कि इससे ज्यादा डेप्थ पे ये सबमरीन नहीं जा सकती। जितना तुम पानी के नीचे जाते जाओगे ऊपर पानी का वेट तुम्हारे ऊपर ही तो पड़ रहा है, वो सारा वेट ऊपर ही तो पड़ रहा है। एक टाइम के बाद क्या होता है कि अगर तुम ज्यादा फोर्स करोगे व्हीकल को नीचे जाने को, अचानक ही सबमरीन का वो जितना भी पूरा स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा, जैसे तुम एक कैन को क्रश कर देते हो, वो अचानक ही सबमरीन ऐसे क्रश हो जाती है सारी की सारी। तो लोगों की जान सब कुछ देखना पड़ता है,
ठीक है, तो इस चीज के लिए आपका जो ये सिस्टम बनाना पड़ता है, इनके लिए अलग व्हीकल्स बनाने पड़ते हैं। अगर इंडिया ये कर पाता है, अब इसके ऊपर पैसे लॉट हुए हैं, अब इंडिया इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करेगा, मिशन भेजने शुरू करेगा। अगर ये इंडिया कर पाता है, पहली बात तो हम दुनिया की कुछ उन कंट्रीज में से होंगे जो ये कर पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है। दूसरी चीज, हम ये करना क्यों चाहते हैं, मतलब हमें क्या मिल रहा है समुद्र के इतने नीचे जाके? बिल्कुल, ओशन के बिल्कुल फ्लोर के वहां पे ना हमने लॉन्ग टर्म में माइनिंग करने का सोचा। देखो जो इंडियन ओशन है, जो आपका इंडिया के आसपास सारा इंडियन ओशन है, हमें ना इसका कुछ पोर्शन अलॉट हुआ है कि हम वहां जाके माइनिंग कर सकते हैं। पर माइनिंग करने के लिए वो टेक्नोलॉजी चाहिए कि वहां जाके ड्रिलिंग शुरू कर सके। हमें ड्रिलिंग करनी क्यों है, जमीन के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? देखो एक ना कैटेगरी होती है मेटल्स की जिन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है, नाम से क्लियर है, रेयर है ये मेटल्स, पर इनका यूज हद से ज्यादा है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, आपके मोबाइल फोन से लेके हर चीज, इनके अंदर जो सबसे मेन चिप पड़ती है ना, वो रेयर अर्थ मेटल से बनती है। तो अगर रेयर अर्थ मेटल्स नहीं मिलेंगे तो वो मेन मटेरियल नहीं होगा, मेन मटेरियल नहीं होगा तो अपने आप तुम्हारी इनोवेशन रुक जाएगी। इसके कारण ये मेटल्स ढूंढने जरूरी है। अब थोड़े साल पहले यूपीएससी में रेयर अर्थ मेटल्स का क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि एक कंट्री सबसे ज्यादा होल्ड बना के बैठी हुई है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, वो है चाइना। दुनिया का 60% रेयर अर्थ मेटल चाइना के कंट्रोल में है। तो चाइना से होता क्या है, अब चाइना की किसी भी कंट्री से रिलेशन जब खराब होते हैं ना, चाइना उनकी रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई काट देता है। अगर तुम्हारी रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई कट गई, तुम्हारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, अब वो प्रोडक्शन उनकी रुक जाएगी, तुम्हारी पूरी इकोनॉमी रुक जाती है उस साइड पे। इसलिए अपने आप को इन कंस्ट्रेंट से फ्री करने के लिए, प्लस दुनिया में चाइना का ऑल्टरनेटिव बनने के लिए, रेयर अर्थ मेटल के लिए, रेयर अर्थ मेटल्स की वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है अगर मिल जाए, ठीक है, बहुत महंगे हैं। इसीलिए आपके ये जो आजकल आपके एलॉन मस्क और ये जेफ बेजो लगे हुए हैं कि हमने स्पेस में मिशन भेजने हैं, एस्ट्रॉइड पे जाके माइनिंग करेंगे, ये करेंगे। एस्ट्रॉइड पे माइनिंग करना क्यों चाहते हैं? एस्ट्रॉइड पे ये मेटल्स भरे पड़े हैं, अगर वहां से तुम ये मेटल्स जो ले आएगा, वो रातों रात इंडिया कहती है दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेगा। आ जाओ, आगे आ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण आपका डीप ओशन मिशन और ये सब जरूरी है हमारे लिए। अभी इसकी रिसर्च शुरू होगी, अलग अलग कंपोनेंट्स हमने तैयार करने हैं, ठीक है, और ये सब कुछ करना है। देखो दुनिया में अब एक ऑर्गेनाइजेशन बारे, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बारे भी इसके साथ जानना जरूरी है, वो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA। ये जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो ये कहां लोकेटेड है, PCS में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जमाइका में आपकी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी लोकेटेड है। दूसरी चीज जो आपको हमेशा पूछी जा सकती है इसमें, कि दुनिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओशंस में माइनिंग की परमिशन देती है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया को परमिशन मिली हुई है, तो ये परमिशन इंडिया को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से मिली है। कोई भी जो मिनरल रिगार्डिंग एक्टिविटीज है इंटरनेशनल सीबेड्स में, वो सब कुछ यही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कौन सी जगह पे कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सब कुछ, ठीक है। अब ये सीबेड कौन सी, मतलब कौन सी जगहों को रेगुलेट करता है? देखो आपके ना हमेशा अलग अलग एरियाज होते हैं। एक आपके यूनाइटेड नेशंस का ना एक एग्रीमेंट है, UNCLOS जिसे कहते हैं, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है इसको फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, लास्ट लाइन पूरे करंट अफेयर की सबसे लास्ट लाइन। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, ये जो एग्रीमेंट है, इसके अंडर दुनिया भर का कुछ पानी ऑलरेडी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है।
जैसे कि जिस भी कंट्री की कोस्ट लाइन पड़ती है, जैसे इंडिया की जो कोस्ट लाइन पड़ गई, इंडिया का ये सारा वाटर एरिया जो कोस्ट लाइन पड़ गई, पहले इस कोस्ट लाइन के आसपास जो पहले 12 नॉटिकल माइल्स होंगे, ये जो मतलब कोस्ट से शुरू करो समुद्र की तरफ, पहले 12 नॉटिकल माइल्स, यहां पे इंडिया का 100% राइट है। इंडिया जो मर्जी कानून बना सकता है, किसी को भी यहां आने से मना कर सकता है, जैसे मर्जी रेगुलेट कर सकता है। फिर उससे अगले 12 कोस्ट से कितने दूर पड़ गए? 24। ठीक है, वहां पे तुम कुछ कानून बना सकते हो पोल्यूशन रिगार्डिंग या कुछ। जो सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन से वाटर्स होते हैं वो? टेरिटोरियल वाटर्स, उन्हें कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। पहले 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर्स, उससे अगले 12 नॉटिकल माइल्स कंटीजियस, कंटीजियस वाटर्स, CONTIGIOUS, कंटीजियस वाटर्स। इसके बाद कोस्ट लाइन से टोटल मतलब एक्सटेंड करके, तो पहले 12 आया, फिर अगले 12 करके 24 हो गया था। अब फाइनल लाइन जो आती है वो आती है 200 नॉटिकल माइल की। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल दूर तक हर कंट्री जो माइनिंग करना चाहती है बिना किसी परमिशन के कर सकती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अपनी बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक जो माइनिंग करना चाहती है ओशन में, हर कंट्री कर सकती है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पर ये जो हमें मॉड्यूल्स अलॉट हुए हैं, ये इंडियन ओशन में नीचे जाके डेप्थ में अलॉट हुए हैं, जहां कोई कंट्री नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे उसके रिजर्व्स मिले हैं। पहले इंडिया ने रिजर्व्स ढूंढे, फिर हमने परमिशन मांगी, फिर हमें परमिशन मिल गई। तो वो 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो पड़ता है ना, उसे कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। वो होते हैं इंटरनेशनल वाटर जो किसी को बिलोंग नहीं करते, वो सबको बिलोंग करते हैं, किसी एक कंट्री को नहीं, सबको बिलोंग करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। तभी आपके ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं वो इंटरनेशनल वाटर में होते हैं, क्योंकि वहां पे किसी का कानून लागू नहीं होता, कोई कंट्री वहां पे इंचार्ज नहीं है। ठीक है, तो तभी आपके जितने भी स्मगलर्स हैं, जितने भी ये पायरेट्स हैं, ये इन्हीं पानी में होते हैं। अब पायरेट्स का मतलब वो पुराने जमाने वाले मूवीज वाले पायरेट्स नहीं, अब पायरेट्स का लेवल बहुत ही गिर चुका है। अब वो जो छोटी सी बोट होती है ना, 6-12 लोगों वाली, वो लेके कब्जा लेने निकलते हैं। एक स्पेसिफिक कंट्री से आते हैं, वो सोमालिया से। ठीक है, आपके अफ्रीका की बिल्कुल हॉर्न पे पड़ती है, यहाँ पे, इसलिए उन पायरेट्स को कहते हैं सोमालियन पायरेट्स। ठीक है, बहुत ही गरीब देश है, तो वहां पे उनके लिए जिंदा रहने का सोर्स ही ये है कि लाइफ में एक मर्चेंट बोट, एक मर्चेंट शिप लूट ली, पूरी लाइफ सेट है तुम्हारी, क्योंकि एक मर्चेंट शिप पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान जा रहा होता है, तो वो ये रिस्क लेने को तैयार होते हैं। इसीलिए क्या किया ये ना, स्टार्टिंग में अर्ली 90s में और 2000 में, अर्ली 2000 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपकी मर्चेंट शिप्स लूटी जाती थी। ये हो चुके हैं इंसिडेंट्स जैसे। उसके बाद क्या किया कि सारी दुनिया की वर्ल्ड पावर्स ने ये जो एरिया है यहां पे अपनी नेवीज लगाई हुई है। तो अब क्या होता है, जो मर्चेंट शिप्स जाती है ना, उनके साथ नेवी के एस्कॉर्ट्स जाती है, कोई ना कोई नेवी शिप थोड़ी थोड़ी दूर पे प्रेजेंट होती है। उनका यही काम होता है कि जैसे ही कोई भी दूर से बोट आती हुई दिखी पायरेट्स की, उसके ऊपर फायरिंग कर देनी है। पहले तो उन्हें वार्निंग शॉट्स देने हैं, ज्यादा पास आएंगे तो दे आर ओपन वॉर, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, कानून तो किसी के भी नहीं लग रहे। अगर उनके नहीं लग रहे तो नेवी के लिए भी कोई कानून नहीं लग रहे, सो दे आर गिवन परमिशन टू फायर। बस शिप्स को बचा के रखना। तो हमारी इकोनॉमीज इतनी ज्यादा जरूरी होती हैं कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी उनके लिए लगाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि दुनिया में इकोनॉमी ही है जो सब कुछ चला रही है। ठीक है,
यहां तक कोई भी डाउट? इन दोनों करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो? नो सर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट